नमस्कार छात्रों, मैं अल्पिता बासा हिंदी पाठ्यपुस्तक में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं कृति पत्रिका। कृति पत्रिका यानी क्या? तो कृति पत्रिका यानी प्रश्न पत्रिका का प्रारूप। ये जो हमारे प्रश्न पत्रिका बनती है उसका प्रारूप कैसा होगा? आप अब 9वीं और 10वीं में गए हैं। जो 9वीं के छात्र हैं उनका प्रश्न पत्रिका प्रारूप और जो 10वीं में गए हैं उनके प्रश्न पत्रिका का प्रारूप एक ही है। तो आइए अब हम देखते हैं कृति पत्रिका यानी प्रश्न पत्रिका का प्रारूप। लोक भारती कक्षा 9वीं और 10वीं की कृति पत्रिका का प्रारूप ये 2019 में नया आया था, जिसे 80 मार्क्स के लिए बनाया गया है। तो चलो देखते हैं कृति पत्रिका। नमस्कार छात्रों, आप सभी का इस नए वर्ष के एकेडमिक ईयर में स्वागत है। जो बच्चे 8वीं से 9वीं में और 9वीं से 10वीं में गए हैं उन सभी का इस नए पाठ्यक्रम में स्वागत। आज मैं आपको पढ़ाने से पहले ये जो हमारा पाठ्यपुस्तक है लोक भारती, इस पाठ्यपुस्तक की जो कृति पत्रिका है उसका प्रारूप समझाने वाली हूँ। देखो, पाठ्यपुस्तक तो आपने देखा होगा, खरीदा होगा, ऑनलाइन पीडीएफ के रूप में भी आपको मिला होगा, लेकिन ये परीक्षा जो है जो अब तक हमने देखा था 2018 में 2017 में जो 100 मार्क का पेपर हुए थे, फिर उसमें चेंजेस हो गए और वह हो गए 80 मार्क्स के। तो प्रारूप चेंज हो गया। तो ये जो है 80 मार्क का प्रारूप है, जिसके बारे में आपको मैं पहले समझाऊंगी और फिर हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं आगे के। तो ये जो कृति पत्रिका है छात्र 9वीं के लिए भी महत्वपूर्ण है और 10वीं के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि इसी के आधार पर 10वीं के बोर्ड के पेपर्स आते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले बताना है कि घटक निहाय अंक विभाजन। घटक निहाय अंक विभाजन का मतलब क्या है कि जो हमारे पाठ्य पुस्तक में जो गद्य है, पद्य है, पूरक पठन है, इसका अंक विभाजन हुआ है। ये निम्नलिखित इन अंकों के रूप में आते हैं। जैसे जो गद्य विभाग में, जिसमें जो इकाई 1 और इकाई 2, इसमें जितने सारे गद्य हैं यानी लेसन है, इनके लिए 20 अंक हैं, जिसमें से हमें 3 या 4 गद्य पाठ्य पर यानी गद्य पर प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर पद्य विभाग जो है इसमें 12 मार्क्स हैं और पूरक पठन के जो प्रश्न आते हैं, जो पूरक पठन के जो पाठ हैं, जिसमें 2 पद्य के आते हैं पूरक पठन और 2 गद्य के पूरक पठन के पाठ आते हैं, वो 8 नंबर के लिए यानी 8 मार्क्स के लिए आते हैं। फिर जो व्याकरण विभाग आता है, जिसे भाषा अध्ययन भी कहा जाता है, तो अब व्याकरण विभाग में भाषा अध्ययन 14 मार्क के लिए आता है। अब आप यहाँ पे कहोगे कि विकल्प में 6 मार्क्स दिए हैं। विकल्प मतलब क्या है? ये जो 14 नंबर है इसमें, लेकिन आपको कभी ऑप्शन में आते हैं ये करो या ये करो, अथवा पहला प्रश्न 2 में से एक जो प्रश्न है एक ही आपको लिखना है। तो इस रूप में जो आता है, अथवा में या 2 में से 1 या 3 में से 2 ही प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं, 2 ही प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होते हैं, 2 ही व्याकरण आपको जो है वह लिखना होता है, तब उस विकल्प को कहते हैं। इसीलिए ऐसे 6 अलग प्रश्न आते हैं। तो हम उन 6 प्रश्नों को कभी काउंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ 14 मार्क ही देखेंगे। रचना, उपयोजित लेखन। रचना विभाग आप सभी को पता है, इसमें पत्र, कहानी, निबंध, गद्य इस तरह से आते हैं। तो हम उसको आगे पढ़ेंगे। वह 26 यानी 26 नंबर के लिए आते हैं। इन सब की टोटल अगर की जाए तो टोटल कुल अंक जो है वह 80 मार्क्स आते हैं। तो यहाँ पे विकल्प अंक की ओर आप ध्यान मत देना, क्योंकि ये कभी कभी ऑप्शन में पूछे हुए प्रश्न होते हैं, उसको भी काउंट करते हैं। अगर हम इसको काउंट करेंगे तो हमारे नंबर अधिक हो जाएंगे। ये सारे अलग बातें, हम सिर्फ कुल अंक देखेंगे 80। तो ये हो गया घटक निहाय अंक विभाजन, यानी पाठ्यपुस्तक को किस तरह से उन्होंने विभाजित किया है, किस तरह से इसके ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम देखेंगे कृति पत्रिका का स्वरूप।
ये जो कृति पत्रिका का स्वरूप हम अब दिख रहे हैं, आपको जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, टोटल 80 मार्क का है, जिसमें गद्य विभाग जो 20 अंकों के लिए आता है, आपको कहा गया था पहले ही घटक निहाय में। इसमें प्रश्न पहला जो गद्य विभाग पर पूछा जाता है, जिसमें अ जो दिया है मैंने यहाँ लिखा हुआ है, वह है पठित गद्यांश, जो 130 से 150 शब्द में है 8 मार्क के लिए। और दूसरा है आ में पठित गद्यांश 130 से 150 शब्द में 8 नंबर के लिए। ये जो प्रश्न अ और आ है प्रश्न पहला में, इसमें जो पठित गद्यांश का मतलब क्या है, जो पाठ्य पुस्तक में से पाठ है, जो लेसन है, उस लेसन पर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न अपने पाठ्य पुस्तक में से होगा 8 नंबर के लिए, दूसरा प्रश्न भी होगा हमारे पाठ्य पुस्तक में से 8 नंबर के लिए। अब ये जो 8 मार्क्स आपको देने वाले हैं, उसका बाइफर्केशन उन्होंने कैसा किया है, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसको देखो यहाँ पे उन्होंने हमें समझाया है। जो लिखा है नंबर 1 में आकलन कृति यानी जो हमें आकलन होती है, जो हमें समझती है, 2 घटक प्रत्येक के लिए 1 अंक अथवा 4 घटक प्रत्येक के लिए आधा अंक। यानी आपको जो आकलन जो समझ में आता है, अंडरस्टैंडिंग आप करते हैं, उसके ऊपर आपको 2 ऑप्शन होंगे कृति पत्रिका में। आपको 1-1 नंबर के लिए आएगा अथवा आधे आधे के लिए आएगा। यानी अगर एक प्रश्न दिया जाता है तो ऑप्शन में 4 ब्रैकेट होंगे या ऑप्शन में 2 ब्रैकेट होंगे, 1-1 नंबर के लिए होंगे या आधे आधे नंबर के लिए होंगे। इस प्रकार से एक प्रश्न 2 मार्क्स का होगा। दूसरा आकलन कृति वही है, 2 घटक प्रत्येक के लिए 1 अंक अथवा 4 घटक प्रत्येक के लिए आधा अंक, 2 मार्क के लिए। फिर उन्होंने कहा है शब्द संपदा यानी इसमें हमें व्याकरण की जो छोटे छोटे से भाग होते हैं, समानार्थी, विरुद्धार्थी, हम उसे कहते हैं शब्द संपदा। तो शब्द संपदा 4 घटक प्रत्येक के लिए आधा अंक होता है, यानी ये भी हमें 2 नंबर के लिए यानी 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। कौन कौन से शब्द संपदा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो शब्द संपदा कृति में अनेकार्थी शब्द, शब्द युग्म, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कठिन शब्दों के अर्थ, लिंग, वचन, क्रुदन, तद्धित, तत्सम, तद्भव तथा विदेशी शब्द आदि पूछे जा सकते हैं। ये सभी नहीं पूछते, इसमें से कोई भी एक पे या कोई भी 2 या 3 पे 2 नंबर के लिए 2 मार्क्स के लिए आपको प्रश्न पूछते हैं। इसके बाद जो चौथा है यहाँ पे उन्होंने बताया है, वह है अभिव्यक्ति, स्वमत अभिव्यक्ति यानी पर्सनल रिस्पॉन्स, जो 25 से 30 शब्दों में लिखना है, जो 2 मार्क्स के लिए वापस वो पूछते हैं। स्वमत अभिव्यक्ति में हमें अपने पर्सनल रिस्पॉन्स में हमने जो पढ़ा है पाठ्य पुस्तक पर आधारित, अपने जो विचार हमने पढ़े हैं, उन विचारों को यहाँ पे हमें प्रस्तुत करना होता है। आ हमने देखा पठित यानी पाठ्य पुस्तक पर आधारित था। ये जो ई है, ये ई जो है वो अपठित गद्यांश 80 से 100 शब्दों में 4 मार्क के लिए पूछा जाता है। अपठित गद्यांश यानी अनसीन पैसेज, जो बाहर से आपको पूछा जाता है, जो किसी बाहर के पाठ्य पुस्तक में से लिया जाता है। ये 4 मार्क के लिए होता है, जिसमें पहला जो है आकलन कृति, 2 घटक प्रत्येक के लिए 1 अंक अथवा 4 घटक प्रत्येक के लिए आधा अंक। यानी आपको संजाल पूर्ण कीजिए या कृति पूर्ण कीजिए, इस प्रकार से कोई प्रश्न होता है, या आपको सही गलत लिखिए या रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछेंगे 1 नंबर के लिए अथवा आधे आधे नंबर के लिए। और फिर डायरेक्ट उनका दूसरा प्रश्न होता है अभिव्यक्ति, स्वमत अभिव्यक्ति। ये हो गए इस तरह से 20 नंबर गद्य के आधार पर, जो 8, 8 और 4 में विभाजित किए थे। अब है पद्य विभाग, जो है 12 अंक के लिए यानी 12 मार्क्स के लिए। फिर पद्य में क्या है, उन्होंने पहली सूचना हमें क्या दी है, मध्ययुगीन और एक आधुनिक रचना का चयन आवश्यक है। एक मध्ययुगीन हमारे पाठ्यक्रम में इकाई 1 और इकाई 2
दोनों में एक एक कविता जो है मध्ययुगीन काल की है, और हमारे उसी दो एक एक इकाई में, यानी इकाई 1 और इकाई 2 में आधुनिक कविता भी उन्होंने दी हुई है। उसमें से कंपलसरी वो कविता लेने वाले हैं। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि हमारे पाठ्य पुस्तक में मध्ययुगीन हमारे सिर्फ 2 कविताएं हैं, तो दोनों में से कोई एक तो कंपलसरी आपके परीक्षा में पूछी जाएगी, और आधुनिक कविता 2 3 4 है, उसमें से आपको एक पूछी जाएगी। ये कितने नंबर्स के लिए आएंगे? 6 मार्क्स के लिए आएंगे। पठित पद्यांश, पद्यांश का मतलब क्या है? कविता, पोयम्स। पठित पद्यांश 8 से 10 पंक्तियाँ जो है अ में प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें क्या होगा? मध्ययुगीन कविता या आधुनिक कविता का चयन, एक कविता होगी, यानी मध्ययुगीन या आवश्यक एक कंपलसरी 6 मार्क्स के लिए पूछेंगे। आ में उन्होंने क्या बताया है? फिर से पठित पद्यांश, यानी पाठ्य पुस्तक में से कविता के ऊपर वह 6 मार्क्स के लिए प्रश्न पूछेंगे, जिसमें भी उन्होंने क्या बताया है? आकलन कृति 2 घटक प्रत्येक के लिए 1 अंक अथवा 4 घटक प्रत्येक के लिए आधा अंक 2 मार्क्स, जो मैंने पहले समझाया है आपको। फिर शब्द संपदा, कविता में भी वे शब्द संपदा पूछते हैं। कविता में भी फिर 4 घटक प्रत्येक के लिए आधा अंक, 4 घटक यानी 4 आपको प्रश्न होंगे आधे आधे मार्क्स के लिए। शब्द संपदा कृति में अनेकार्थी शब्द, शब्द युग्म, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कठिन शब्दों के अर्थ, लिंग, वचन, क्रुदन, तद्धित, तत्सम, तद्भव तथा विदेशी शब्द आदि पूछे जा सकते हैं। यानी इसमें से कुछ भी आपको 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। जो हमने गद्य में देखा वही पद्य में भी है, शब्द संपदा में वे इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न है सरल अर्थ। सरल अर्थ यानी जो भावार्थ स्पष्ट कीजिए आता है। अब भावार्थ न देते हुए उन्होंने कहा है सरल अर्थ पूछेंगे 25 से 30 शब्दों में, 2 मार्क्स के लिए। सरल अर्थ का मतलब है जो हमने उस कविता से अर्थ समझा है हमें वही लिखना है। पहले हम जब भावार्थ स्पष्टीकरण करते थे तो हम प्रस्तावना लिखते थे कि प्रस्तुत कविता इस कविता से ली गई ये पंक्तियाँ, उसके कवि यह है। अब हमें इस प्रकार से लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, हम डायरेक्टली इसका जो भाव है, उसका जो अर्थ है, हम उसे लिखेंगे। इसके बाद तीसरा जो प्रश्न है वह है पूरक पठन, जो है 8 अंक के लिए। हमने 12 अंक देखे यहाँ पे, जो हमने पद्यांश में देखा, पोयम पे, दोनों भी हमारे कविताओं में से यानी पाठ्यपुस्तक की कविताओं में से ही आने वाले हैं। अब पूरक पठन 8 अंक हैं। अ में लिखा है पठित गद्यांश 80 से 100 शब्दों में 4 नंबर के लिए, जिसमें 2 घटक प्रत्येक के लिए 1 अंक अथवा 4 घटक प्रत्येक के लिए आधा अंक। अभिव्यक्ति यानी स्वमत अभिव्यक्ति पूछते हैं। फिर पठित पद्यांश, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि पूरक पठन में कविता भी है, पूरक पठन में गद्य भी है, यानी पाठ भी है। तो दोनों भी पाठ्य पुस्तक में से प्रश्न है, गद्यांश पे और कविता पे 4-4 मार्क के लिए। कविता में भी उन्होंने कहा है आकलन कृति है, 2 घटक प्रत्येक के लिए 1 अंक अथवा 4 घटक प्रत्येक के लिए आधा अंक, जैसे हमने ऊपर समझाया है उसी हिसाब से यहाँ पे भी है। और दूसरे 2 नंबर्स उन्होंने अभिव्यक्ति के लिए दिया है, स्वमत अभिव्यक्ति भी पूछते हैं। इस तरह से पूरक पठन जो है इसके 8 अंक यहाँ पे उन्होंने बताया है किस तरह से में परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है भाषा अध्ययन। भाषा अध्ययन का मतलब क्या है? व्याकरण विभाग। 14 मार्क के लिए उसके ऊपर प्रश्न होता है। यह प्रश्न चौथा ही रहता है। यहाँ पे उन्होंने लिखा होता है सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। अब ये जो 14 अंक हैं किस प्रकार से वह प्रश्न पूछते हैं और कितने प्रश्न होते हैं, देखो उन्होंने यहाँ पे समझाया है। पहला प्रश्न है शब्द भेद पे। शब्द भेद में क्या कौन से प्रश्न आ सकते, क्या पूछते हैं शब्द भेद में? वह संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, पहचानना, उपभेद की आवश्यकता नहीं। किसके उपभेद की? तो संज्ञा के उपभेद जो है, जैसे हम कहते हैं ना व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। सर्वनाम के उपभेद जो है पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक। विशेषण के भेद हैं गुणवाचक, विशेषण, संख्यावाचक। इसकी जो उपभेद है उसकी ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको ये जो 3 दिए हुए यहाँ पे क्रिया नहीं उन्होंने दी है, ये तीनों में से ही शब्द भेद पहचानने। ऐसा प्रश्न होता है ना कि ये
तीनों में से सिर्फ नाम लिखना है, संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है। बड़ा ही आसान है। 1 मार्क के लिए पूछते हैं, एक घटक प्रत्येक के लिए 1 अंक, यानी ये कंपलसरी है, एक ही प्रश्न पूछेंगे। 2 अव्यय शब्दों में से किसी एक शब्द का वाक्य में प्रयोग करो। फिर अव्यय पे प्रश्न पूछते हैं, तो हमें अव्यय मालूम है, 4 अव्यय के प्रकार है, एक ही कंपलसरी आएगा 1 मार्क के लिए। 2 अव्यय शब्दों में से किसी एक शब्द का वाक्य में प्रयोग करो, यानी आपको 2 ऑप्शन देंगे, 2 में से आपको किसी एक का कंपलसरी लिखना है 1 नंबर के लिए। फिर है संधि, 2 में से कोई एक पहचानना। 2 संधि दी होगी, दोनों में से आपको एक पहचानना है, उसका विच्छेद करना या संधि बनाना। प्रश्न कुछ भी आएगा, संधि का विच्छेद कीजिए या संधि पहचान कीजिए। 2 घटक प्रत्येक के लिए आधा अंक। अब ये डिपेंड्स किस प्रकार से प्रश्न देते हैं, आधे आधे अंक के लिए देते हैं कि 1 अंक के लिए देते हैं। 2 में से कोई एक सहायक क्रिया पहचानना तथा उसका मूल रूप लिखना। ये चौथा प्रश्न है। 2 घटक प्रत्येक के लिए आधा अंक। यहाँ पे 2 सहायक क्रिया दी होगी, आपको दोनों में से एक पहचानना है, सहायक क्रिया कौन सी है और उसका मूल रूप कौन सा है। 5वां है, 2 में से किसी एक प्रेरणात्मक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय रूप लिखना। प्रेरणात्मक क्रिया आपको आती है, 2 दी जाएंगी आपको, 2 आधे आधे नंबर के लिए, प्रथम प्रेरणात्मक, द्वितीय प्रेरणात्मक, यानी 1 मार्क ही रहेगा। 2 घटक यानी 2 होंगे, दोनों में से किसी एक ही प्रेरणात्मक क्रिया का हमें रूप लिखना है। 6वां यानी क्वेश्चन नंबर 6 होगा, मुहावरे का चयन अथवा मुहावरे का अर्थ और वाक्य में प्रयोग करो। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पे ये 2 ऑप्शन कौन से आते हैं, एक तो डायरेक्टली पूछेंगे मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, या मुहावरे का चयन। मुहावरे का चयन मतलब क्या होता है, आपको ब्रैकेट में ऊपर 2 मुहावरे के अर्थ बताए हुए होते हैं, उसमें से उचित अर्थ हमें लेकर नीचे जो वाक्य दिया होता है उसमें उसे बसाकर उसको वापस नया बनाना है। तो इसके लिए आपको 1 नंबर है, 1 घटक प्रत्येक के लिए 1 अंक। 7वां जो है कारक, पहचानना और भेद लिखना। 2 आएंगे कारक, दोनों में से 1 लिखना है। आधे आधे नंबर के लिए आता है कारक पहचानने के लिए और उसको अंडरलाइन करके भेद लिखने के लिए। 8वां विराम चिन्ह वाक्य में प्रयोग। विराम चिन्ह हमें जो होता है वो लिखने हैं, परीक्षा में प्रश्न होता है, उचित जगह पे हमें विराम चिन्ह लगाना है। 2 आएंगे, 2 में से आपको 1 ही लिखना है और 2 विराम चिन्ह करने पड़ते हैं हमें, तो आधे आधे नंबर के लिए होते हैं। 3 में से 2 वाक्यों का काल परिवर्तन। 9वां है काल परिवर्तन कीजिए। आपको 3 प्रश्न दिए होते हैं, 2 मार्क्स के लिए होता है, आपको उसमें 2 प्रश्न कंपलसरी काल परिवर्तन के करने हैं। 10वां है वाक्य के भेद। 2 मार्क्स के लिए पूछते हैं। वाक्य के भेद 2 प्रकार है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। दोनों में से आपको पूछते हैं, रचना के आधार पर भी पूछते हैं और अर्थ के आधार पर भी पूछते हैं, 1-1 नंबर के लिए। और अंतिम जो है वह है 11वां प्रश्न, वाक्य शुद्ध करना। आपको 4 घटक यानी 4 प्रश्न दिए होते हैं, 4 में से आपको 2 लिखने हैं 2 मार्क्स के लिए, लेकिन इसमें 2 शब्द जो होते हैं, वर्ड्स जो होते हैं, उसको आपको शुद्ध करना होता है आधे आधे नंबर के लिए, और शुद्धियों को शुद्ध करना होता है। इस प्रकार से व्याकरण विभाग जो है 14 मार्क्स के जो विभाजन है अंकों का, वो यहाँ पे उन्होंने बताया है। फिर प्रश्न 5वां जो परीक्षा में आता है वो है उपयोजित लेखन। उपयोजित लेखन यानी रचना विभाग 26 मार्क का है, 26 अंक जो है उसके नंबर्स आते हैं। प्रश्न 5वां के रूप में आता है, सबसे कठिन लगता है लेकिन सबसे आसान नंबर्स इसी से हमें मिल जाते हैं। क्या है देखो, सूचना के अनुसार लिखी है, 26 मार्क्स टोटल दिए हुए हैं इसमें। अ में कौन से प्रश्न होते हैं, अ में उन्होंने बताया है पत्र लेखन। पत्र लेखन आपको 2 आते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों में से आपको 1 ही करना है, 5 नंबर आपको दिए जाते हैं उसमें। गद्य आकलन, ये दूसरा प्रश्न अ में आता है। अपठित गद्यांश पर आधारित 4 प्रश्न तैयार करना है।
यानी गद्यांश कम से कम 100 से 120 शब्दों का होता है। तो आपको सिर्फ 4 ही प्रश्न बनाने हैं। आप 5 कर सकते एक ऑप्शन में, ज़्यादा 6, 7, 8, 10 नहीं लिखने हैं। कोई आपको पढ़ेगा नहीं, आपके से पहले 4 प्रश्न ही देखेंगे वो। तो इसके लिए आपको 4 प्रश्न तैयार करने हैं और इसके लिए आपको 4 मार्क्स दिए गए हैं। प्रश्न 5वां में में उन्होंने बताया है वृत्तांत लेखन 70 से 80 शब्दों में, 5 नंबर के लिए है। पहले पहले दो तो वो ऑप्शन नहीं थे, कंपलसरी थे। अब देखो प्रश्न 5वां में उन्होंने ऑप्शन दिया है, वृत्तांत लेखन कीजिए अथवा कहानी लेखन कीजिए। मुद्दों के आधार पर कहानी लिखन है। इन दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको अगर कहानी लेखन आसान लगता है शीर्षक के आधार पर और सीख के आधार पर शीर्षक और सीख के आधार पर, तो आप वो कर सकते हैं या आप वृत्तांत लेखन लिखकर 5 नंबर कमा सकते हैं। इसी में दूसरा प्रश्न है विज्ञापन लिखिए। तो विज्ञापन यह कंपलसरी है। देखो कहानी और वृत्तांत लेखन में ऑप्शन दिया है, लेकिन विज्ञापन कंपलसरी और बहुत आसान है यह विज्ञापन करना, तो इसके भी 5 अंक उन्होंने दिया है। और लास्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पे जो है निबंध लेखन। निबंध लेखन उन्होंने दिया है 7 नंबर का। 3 में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में हमें लिखना है। यानी क्या है, हमें सिर्फ 3 ही टॉपिक दिए जाते हैं निबंध में। 7 अंक उन्होंने बढ़ाए हैं, पहले 5 थे अब उन्होंने 7 किए हैं। तो हमें अब निबंध के जो 5 विषय टॉपिक है, 5 प्रकार में से हमें 3 पूछेंगे और तीनों में से आपको एक पर निबंध बड़े अच्छे से लिखना है। देखो उन्होंने ब्रैकेट में बताया है 5 प्रकारों में से 3 प्रकार के विषय देने हैं। विद्यार्थियों को उनमें से किसी एक विषय पर निबंध कंपलसरी लिखना है। इस प्रकार से यहाँ पे हमारे 80 मार्क्स जो पेपर पैटर्न है वह यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और इस तरह से आपकी कृति पत्रिका में यह प्रश्न पूछे जाते हैं। छात्रों, इसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रचना विभाग में ये जो उपयोजित अंक विभाजन 5 नंबर के किए हैं, इसमें आप अंक कैसे कमा सकते हैं। तो मैं आपको रचना विभाग का जो पत्र लेखन है इसमें अंक कैसे दिए जाते हैं, तो उन्होंने बताया है कि आपके मुद्दे क्या होने चाहिए। दिनांक कंपलसरी है, संबोधन होना कंपलसरी है और ईमेल आईडी जो हमने सीखे हैं और आपको सिखाया गया है, इसके लिए इन तीनों को मिलाकर 1 नंबर उन्होंने बताया है। फिर विषय, संदर्भ और अभिवादन। संदर्भ अगर कभी है तो लिखना है, नहीं अगर है तो ज़रूरत नहीं है संदर्भ लिखने की, लेकिन विषय लिखना है। और अभिवादन मतलब माननीय महोदय, महोदया, सप्रेम नमस्कार, इस रूप से हम जो भी अभिवादन करते हैं वो इसके लिए 1 नंबर दिया है। विषय विवेचन, हम 3 पैराग्राफ में अपना विषय विवेचन करते हैं, जो हमें टॉपिक दिया है उसके ऊपर हम बोलते हैं, तो उसे 2 नंबर्स उन्होंने दिए, 2 मार्क्स दिए। इसके पश्चात प्रेक्षक के हस्ताक्षर, स्वर निर्देश, नाम, पता, ईमेल आईडी जो प्रेक्षक है उसको 1 नंबर दिए। इस तरह से पत्र लेखन के 5 अंक उन्होंने दिए हैं। अगर इसमें से आप कुछ एक भी भूल जाते हैं तो आपके अंक काट दिए जाएंगे। तो आपको ये बड़े ध्यान से याद रखना है। वैसे भी यह जो मैंने दिया है आप बाद में नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास मेरा वीडियो जाएगा तो आप अपने नोटबुक में इसे लिख कर रखिए, ताकि आपको परीक्षा में पत्र लेखन करते समय ये बातें अधिक ध्यान में आएगी। फिर उन्होंने बताया है गद्य आकलन 4 अंकों का। 4 प्रश्न की निर्मिति करनी है। मैंने पहले भी आपको बताया है गद्य आकलन में सिर्फ 4 प्रश्न है, ज़्यादा से ज़्यादा हम 5 प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन 6, 7, 8 नहीं लिखना है। आपके पहले 4 प्रश्नों को ही वह देखते हैं। फिर उन्होंने बताया है वृत्तांत लेखन। ये ऑप्शन है वृत्तांत या कहानी, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे देखेंगे वृत्तांत लेखन के बारे में उन्होंने क्या कहा है। विषयानुरूप अभिव्यक्ति, जो विषय दिया है उसके ऊपर हमें पास्ट टेंस में यानी भूतकाल में लिखना है। रोचक, सहज तथा प्रभावी भाषा, बड़ी आसान और सरल भाषा में लिखना है और विषयानुरूप समापन करना है, इसका एंड करना है। तो विषयानुरूप अभिव्यक्ति के लिए 2 अंक हैं, रोचक, सहज तथा प्रभावी भाषा के लिए 2 अंक हैं और विषयानुरूप समापन के लिए 1 अंक है। ऐसे कुल मिलाकर 5 अंक वृत्तांत लेखन में जब एग्जामिनर पेपर चेक करते हैं तो देखते हैं। इसके बाद उन्होंने बताया है हमें कहानी लेखन।
इसके भी 5 अंक ये अथवा है। वृत्तांत लेखन कीजिए या कहानी लेखन कीजिए। तो अगर हम कहानी लेखन करते हैं तो मुद्दा देखो इसके और अंक देखो। शीर्षक के लिए 1 अंक है। प्रभावी तथा प्रवाही विषय प्रस्तुति, मुहावरेदार, रोचक और शुद्ध भाषा शैली और सीख के लिए 1 नंबर। तो प्रभावी तथा प्रवाही विषय प्रस्तुति जो टॉपिक है, जो कहानी है, उसके ऊपर हम कैसे उसका विस्तार करते हैं, इसको कैसे समझाते हैं, और इसके अंदर इसके लिए 2 अंक है। और इसके अंदर हम किस तरह से मुहावरे रोचक बातें बताकर उसको और अधिक रोचक बनाते हैं, इसके ऊपर 1 अंक है। तो इस तरह से कुल मिलाकर कहानी लेखन के 5 अंक उन्होंने बताया है कि इनमें जो एग्जामिनर हैं वो क्या क्या देखना चाहते हैं अगर आप कहानी लेखन करना चाहते हैं तो। निबंध 7 अंक का है और महत्वपूर्ण है। आकर्षक प्रारंभ तथा प्रस्तावना होनी चाहिए 1 अंक के लिए। उन्होंने बताया है विषय के अनुसार विस्तार, निबंध बड़े होते हैं, हमें 1 से 1.5-2 पेज लिखने पड़ते हैं, वो उसके लिए 2 अंक है। मुहावरेदार, रोचक, शुद्ध भाषा शैली, इसमें आप मुहावरे, कहावतें का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए आपको 2 नंबर से। और निष्कर्ष और समापन, जो भी निबंध लिखेंगे उसके ऊपर आप क्या राय है, क्या निष्कर्ष निकालते, किस प्रकार से समापन करता है, बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर आप बच्चे एंड में यानी पेपर के लास्ट में निबंध लिखते हैं और आपका निष्कर्ष समापन कभी कंप्लीट होता ही नहीं, क्योंकि कहते हैं टीचर ने पेपर खींच लिया, पेपर पूरा नहीं हुआ, इसके लिए आपके अंक काटे दिए जाते हैं। तो ये ज़रूरी है, अगर हम निबंध लिखते हैं तो पूरा कंप्लीट करना है। फिर उन्होंने बताया है विज्ञापन। विज्ञापन के उन्होंने 5 अंक हमें किस प्रकार से बताए हैं। ये वृत्तांत लेखन के जैसा ही है। विषयानुरूप अभिव्यक्ति 2 अंक, रोचक, सहज तथा प्रभावी भाषा, इसके लिए 2 अंक, और विषयानुरूप समापन आदि। तो छात्रों, इस तरह से उन्होंने हमें बताया है कि किस तरह से हमें परीक्षा के लिए तैयार होना है। हमारी कृति पत्रिका का प्रारूप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे मैंने कृति पत्रिका आपको अच्छे से समझाई है, रचना विभाग भी आपको बताया है। मेरे ख्याल से आपको कृति पत्रिका समझी है। और मैं यह भी आपसे कहना चाहती हूँ कि यह कृति पत्रिका आप अपने हिंदी नोटबुक में लिखिए। चाहे मेरे बच्चे 9वीं के हैं या चाहे मेरे बच्चे 10वीं के हैं, दोनों के नोटबुक में यह कृति पत्रिका होनी चाहिए। जब स्कूल ओपन होगा तो आपको ये नहीं कहना चाहिए कि मिस हमें पेपर का पैटर्न नहीं पता, क्योंकि यही पेपर पैटर्न मैंने आपको बड़े अच्छी तरह से समझाया हुआ है। और इसके बाद हम पाठ्य पुस्तक को पढ़ेंगे, तब हमें कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि जब हम पाठ्य पुस्तक पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि ये प्रश्न आता है, यह प्रश्न आता है, यहाँ पे ये प्रश्न है। तब आपको यह नहीं मालूम होना चाहिए कि अरे हमने तो पैटर्न देखा ही नहीं। तो इसे ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या ज़रूरत है हमें। तो मेरे यहाँ पे कृति पत्रिका मैं समाप्त कर देती हूँ। धन्यवाद।